इस विशेष कार्यक्रम में इस महामारी को लेकर अब ये वो दौर है जब ये उम्मीद जगती अनेकों खबरें आती हैं और ये ऐसी भी खबर आती है कि लोगों के संक्रमण से ठीक होने की दर अब रोज दर रोज बढ़ रही है। भले ही संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन ठीक होने की रफ्तार अब बढ़ रही है। 14 दिन पहले की अगर बात करें तो ये 13% थी और अब ये बढ़कर 25% से थोड़ा सा ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कह सकते हैं कि संक्रमण भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन संक्रमण के रफ्तार में कमी आई है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए देखते हैं कोविड अपडेट के साथ। सबसे पहले देश में कोविड अपडेट की ताजा स्थिति देखते हैं। कुल संक्रमित मामलों की संख्या 33,050 हो गई है। 24,162 सक्रिय मामले हैं। 8,372 कोविड संक्रमण के बाद ठीक हुए मामले हैं और देश भर में 1,075 लोगों की मृत्यु हुई है। और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के कुल आए हैं 1718 मामले और कई अनेक ऐसी खबरें हैं, लेकिन आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के आए 1,718 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 33,050 तक पहुंची। 24 घंटे में 630 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमण के 24,162 एक्टिव केस, 1,075 लोगों की मौत, 8,372 लोग संक्रमण से मुक्त। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में इजाफा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कुल रिकवरी रेट 25.19%। 14 दिन पहले थी रिकवरी रेट करीब 13%। 24 घंटे में 630 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमण रोकने में काफी हद तक सफलता। देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण दोगुना होने की रफ्तार 11 से 20 दिन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब में संक्रमण की रफ्तार कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर की बैठक। भारत में निवेश को लाने और घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति पर हुई चर्चा। कोविड संक्रमण से मृत्यु दर 3.2%। पुरुषों से अधिक सुरक्षित है महिलाएं। अब तक हुई मौतों में 65% पुरुष और 35% महिलाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों के आवागमन पर दिशा निर्देश किए जारी। प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों को भेजने और वापस लाने के लिए राज्यों से प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाने को कहा। और देश में ये था कोरोना का अपडेट। और आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ सुर्खियां। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 31,48,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या हुई करीब 2,27,940। कोई कारगर इलाज न होने के बाद भी दुनिया में करीब 9,36,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंचे अपने घरों को। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा, करीब 10,35,765 के पार पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। एक देश में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा भी अमेरिका में सर्वाधिक। अमेरिका में करीब 59,266 लोगों की मौत।
WHO ने कोरोना वायरस को किसी आतंकवादी हमले से भी अधिक बताया खतरनाक। WHO महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस गेब्रियेसस ने कहा, वायरस को हराने के लिए इस समय मानव जाति को एक साथ खड़े होने की जरूरत। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 23 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को किया है प्रशिक्षित। महामारी को देखते हुए भविष्य में और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना। अमेरिका ने कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा पर जताया भरोसा। कहा, शुरुआती जांच में इस बात के स्पष्ट सबूत कि यह दवा कोविड-19 के मरीजों को कर सकती है ठीक। और दुनिया के 87 देशों को उपलब्ध करा रहा है भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स। कोविड से दुनिया के लड़ने में मदद के लिए भारत की पूरी दुनिया में प्रशंसा। और लॉकडाउन के चलते दक्षिण एशिया के कई मुल्कों में बच्चों को नहीं लग पा रहे हैं जीवन रक्षक टीके। यूनिसेफ ने जताई आशंका कि इससे इस क्षेत्र में आ सकता है स्वास्थ्य का एक नया संकट। और अब आइए देखते हैं कि क्या कुछ है देश भर में कोरोना महामारी से निपटने की ताजा स्थिति और ताजा आंकड़े। नियमित स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 1718 कुल नए मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं। कोरोना संक्रमण की कुल संख्या तकरीबन 33,050 तक पहुंच गई है और कुल 23,651 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में 630 लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट में जबरदस्त इजाफा हुआ है, 25.19% तक ये पहुंच गई है और ये 14 दिन पहले तकरीबन 13% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण फैलने को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमितों के दोगुना होने की संख्या 11 से 20 दिन तक पहुंच गई है और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब है। देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इसके विभिन्न स्वायत्त संस्थानों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनुसंधान और विकास तथा नवाचार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। और इस बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीएसटी सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष, जो बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, ये बहुत बहुआयामी प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर हर चीज़ है। इसमें डायग्नोस्टिक्स है, इसके अंदर वैक्सीन है, इसके अंदर ड्रग डिस्कवरी है, इसके अंदर मैनेजिंग है। फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट हमारे पास सही होने चाहिए, वेंटिलेटर सही तरह के होने चाहिए, तो ये सभी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो क्योंकि डीएसटी एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को सपोर्ट करता है सभी जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, एनजीओज़ हों, चाहे वो इंक्यूबेटर या स्टार्टअप हो या इंडस्ट्री हो जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो ये सब इनको साथ लेके चलते हुए हमने बहुत सारा कार्य शुरू किया है हर तरह का। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में
एक नया डायग्नोस्टिक किट बनाया गया। तो ये डायग्नोस्टिक किट जो है वो दुनिया में अलग तरह का है, बिल्कुल नए तरह का है। इसके द्वारा करीब कीमत 10 गुनी कम हो जाएगी और टाइम ऑफ टेस्टिंग जो है वो भी 10 गुना तेज़ हो जाएगा। तो इसके द्वारा बहुत सारे जल्दी जो हमें टेस्ट की आवश्यकता जब भी होगी तो वो किए जा सकेंगे। तो एक उदाहरण है, उसमें 4 साल पहले एक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर वहाँ बनाया गया था 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। तो वो इस पे कार्य कर रहे थे कि रैपिड टीबी डायग्नोसिस के बारे में कार्य कर रहे थे, जो कि समस्या है विश्व में, कंट्री में। तो उसी प्लेटफॉर्म को वो जल्दी से इस वायरस के लिए डेवलप कर पाए। जब हम बात कर रहे हैं आप वेंटिलेटर की, उसमें भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कम लागत पे हाँ, तो ऐसे कि जो अभी वेंटिलेटर यूज़ होते हैं ज़्यादातर इंपोर्टेड होते हैं, उनकी कीमत 6 लाख या ऐसे कुछ हो सकती है, जो आईसीयू में कार्य करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये कोविड-19 है, इसमें हर आदमी को उसी तरह के वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जो कि इन्वेजिव आईसीयू वेंटिलेटर होते हैं, मेरे ख्याल है 3-4% ऐसा ग्लोबल अनुभव है, उनको ज़रूरत होती है। तो वैसे मॉडल भी अब इनएक्सपेंसिव बहुत अच्छे डेवलप किए गए हैं। जैसे कि एक आईआईटी कानपुर में ग्रुप है, वो इंडस्ट्री के साथ काम करके उन्होंने नए मॉडल बनाए हैं जिनकी लागत कम होगी। पर उसके अलावा करीब 10% ऐसे केस हो सकते हैं जिनको कि आईसीयू के बाहर ज़रूरत पड़े एक वेंटिलेटर टाइप चीज़ की, लेकिन बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा आईसीयू में होता है। तो वो इनएक्सपेंसिव बन सकते हैं। इनफैक्ट बनाए गए हैं नए, जिसमें 10,000 रुपये की कीमत के भी वेंटिलेटर हैं। उसको घर पे भी उपयोग किया जा सकता है, उसको हॉस्पिटल के बाहर भी उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, उसमें जैसे कि वेंटिलेटर यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें भी एक स्टार्टअप है पुणे में, जिन्होंने कि एयर में से ऑक्सीजन को निकाल के सप्लाई करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाया है। बेसिकली जो टेस्टिंग किट है वो इस वक्त कितना, थोड़ा सा हमारी डिटेल बताइए। एक्चुअली सिर्फ टेस्टिंग किट नहीं है, वो बिल्कुल नया टेस्ट मेथड है। तो टेस्टिंग किट तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पीसीआर मशीन में अलग अलग टेस्टिंग किट यूज़ होते हैं, पर ये मेथड ही बिल्कुल अलग है। तो उसमें जो मेथड है उसकी कीमत करीब 10 गुना कम होगी पीसीआर मशीन से। इस मेथड को कहते हैं लैंप। तो पीसीआर एक है, लैंप एक है। लैंप की कीमत जो डेवलप की गई है, ये ग्लोबल डेवलपमेंट है, उसकी कीमत करीब 10 गुना कम होगी और उसके कितने सैंपल कर सकते हैं दिन में, वो भी 10 गुने बढ़ जाएंगे कंपेयर टू पीसीआर। तो ये बहुत ब्रेक थ्रू है। तो इससे बहुत सहायता मिलेगी हमें रैपिड इनएक्सपेंसिव टेस्टिंग में। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सारी भारत में होगी, न केवल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हो सकता है कि इसकी सप्लाई बढ़ जाए। कोलैबोरेशन की आप बात करें तो कौन से और कंट्रीज है जो इस वक्त भारत के साथ आके इस कोलैबोरेशन में एक आगे बढ़ रही है? अभी हमने यूएस के साथ कोविड-19 का कोलैबोरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो करीब अगले 10 दिन के अंदर वो जिनके प्रोजेक्ट हैं उनकी फंडिंग वगैरह तय हो जाएगी, जिससे कि वो मिलके कार्य कर सकेंगे। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बता रहे थे कि भारत एक हब होके उभरा है और इस कोविड-19 के लड़ाई में, और पूरे देश सिर्फ नहीं पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि किस तरह से वो इस कोविड-19 का मुकाबला करता है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो नई तकनीक से कोरोना से लड़ने की जंग लगातार जारी है और लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के मसूरी में सैकड़ों प्रवासी कामगार अपने घर नहीं जा पाए। इन लोगों को यहाँ रहने के साथ साथ खाने पीने तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और एक समाज सेवी होटल उद्यमी इस मामले में आगे बढ़कर आए हैं और इन्होंने इस होटल को ही, अपने होटल को ही कामगारों के लिए एक आइसोलेशन सेंटर के रूप में बना दिया है। और ये साथ ही साथ एक ऐसा अनूठा मिसाल है कि किस तरीके से लोग अपने समाज में आगे आकर कोरोना से संक्रमण को लोगों को बचा रहे हैं। यह है मसूरी का सवॉय होटल। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये कैंपस अब यहाँ काम करने वाले प्रवासी कामगारों का आइसोलेशन सेंटर बन चुका है। सवॉय के मालिक और समाज सेवी किशोर काया के अनुसार तकरीबन 100 से अधिक कामगार यहाँ रुके हुए हैं, जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों को नहीं जा सके।
यहाँ पर इन कामगारों को हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मुहैया करवाने के साथ साथ मनोरंजन के लिए टीवी और पढ़ने के लिए अखबार की सुविधा है। लगभग 100 आदमी को रह रहे हैं और उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन के समय वो जा नहीं पाए थे अपने घर, तो उनको वहीं रोका हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं। और उनको बाकायदे के नाम उनको सब कुछ मास्क वगैरह हर चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई है, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं और उनके लिए टीवी वगैरह व्यवस्था की है जिससे बोर ना हो। शारीरिक रूप से चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए इन कामगारों को हर रोज योग अभ्यास भी कराया जाता है। किशोर काया द्वारा मसूद में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों और अन्य नागरिकों को खुद से तैयार करवाकर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो ओनर है किशोर कुमार काया जी, यहाँ पे 101 लोग हैं जो हर दिन सुबह योग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये एक योजना है कि सबको योग कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे सबको, जितने भी यहाँ पे होटल में कर्मचारी है, उनका योगा भी चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग इन हाउस मास्क बना करके पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पे वितरण किए हैं। लोकल में यहाँ पे गरीब लोगों की भी बड़ी सेवा हो रही है। हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को जो है कुछ फूड पैकेट वगैरह दिए हैं, जूस वगैरह दिए हैं और इनके द्वारा जो इन हाउस जो ये मास्क बनाए गए थे, ये मास्क भी हम लोगों को दिए हैं। किशोर काया के इस सेवा भाव की केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2 बार ट्वीट कर तारीफ भी की है। सैनिटाइज मास्क वितरित करते हैं, उनका खाने का ध्यान रखते हैं सभी पुलिस वालों का, जो भी सिविल लाइन के आसपास, बस अड्डे के आसपास ड्यूटी पर होते हैं पुलिस वाले भाई। और इस चीज को प्रसन्न होकर हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, 2 बार अपने ट्वीट हैंडल से उन्होंने उनको ट्वीट किया है। किशोर काया और उनका परिवार अपने दिल्ली स्थित सिविल लाइन आवास के आसपास भी हर रोज तकरीबन 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों को बीते 1 माह से खुद खाना बनाकर खिला रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके इस सेवा भाव से समाज के अन्य लोगों को भी राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच समाज और राष्ट्र सेवा के लिए वैसे तो समाज के कई लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जयपुर जिले में सुंदरपुरा निवासी एक 72 वर्षीय महिला गुलाब देवी का सेवा करने का जज्बा समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा दे रहा है। इस उम्र के मोड़ पर खुद बीमार होने के बावजूद गुलाब देवी ने खुद की बचत के पैसों से अपनी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और खाने की सामग्री का वितरण कराया है। देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच समाज सेवा के लिए देश के कई लोग आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर जिले के सुंदरपुरा की मेहरवाली ढाणी निवासी 72 वर्षीय गुलाब देवी। उम्र के इस पड़ाव में खुद बीमार होने के बावजूद गुलाब देवी पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय होकर अपनी बहुओं के साथ ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला के जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन वितरित करवाने का काम कर रही हैं। इस बीमारी के मान सबकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। गेहूँ बांटा था, तून बांटा था, खानू बांटा था, मांस बांटा था और लोगों ने खजा आपका घर रो। इस बीमारी में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जो भी आसपास में भूखे दिखे उसकी भी मदद करनी चाहिए। आटे के कट्टे बंटवाए, मास्क बंटवाए, सभी घरों में जाके सैनिटाइजर करवाया। गुलाब देवी की प्रेरणा से इनके बेटे राधेश्याम और बंशीधर ने रामजीपुरा कला, रामजीपुरा खुर्द, सालग्रामपुरा और सुंदरपुरा गांव में जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर 5 किलो के राशन किट वितरित किए हैं। जरूरतमंद लोगों को हम हमारी माताजी श्रीमती गुलाब देवी के प्रेरणा से राशन मुहैया करवा रहे हैं। करीब 800 कट्टे 5 किलो पर वेट के हिसाब से जरूरतमंद सभी परिवारों को बिना किसी जाति या कैटेगरी के सभी को वितरित किए गए। ग्राम पंचायत रामजीपुरा में भामाशाह के नाम से चर्चित गुलाब देवी द्वारा किए जा रहे इस सेवा भाव की गांव के लोग खुलकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे राधेश्याम जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना वायरस के जो इसमें जो गरीब जो जनता को सहायता दी गई है, आटा भी दिया गया है और यहाँ हमारे हर जो
ट्राम के अंदर दवाई भी छिड़की गई थी। बहुत अच्छी ने जो सेवा की है। लॉकडाउन के दौरान समाज का कोई व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए गुलाब देवी द्वारा इससे पूर्व भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रामजीपुरा कला पंचायत प्रशासन को दाल, आटा, तेल और अन्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में कंपनियों में कामकाज के लिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाया गया है। आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में कई कंपनियों में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपना काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही कामकाज। कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट की मदद से कई क्षेत्रों में घर से कामकाज किया जा रहा है। न केवल आईटी बल्कि वित्तीय सेवाएं हो या तमाम अन्य सेक्टर की कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दे रही हैं। आज वर्क फ्रॉम होम एक मंत्र बन गया है। हर छोटी बड़ी आईटी कंपनी का एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपने दिए गए काम को घर बैठकर पूरा कर सकता है। एनसीआर का गुरुग्राम या नोएडा हो या फिर आई शहर बेंगलुरु या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, खास तौर पर सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग वर्क फ्रॉम होम के जरिए कामकाज कर रहे हैं और साथ ही स्टार्टअप भी वर्क फ्रॉम होम का सहारा ले रहे हैं। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान काम करना थोड़ा मुश्किल तो है, परंतु लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए हम प्रयासरत हैं कि अपने काम और अपने काम से जुड़े हुए लोगों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करते रहें। इस लॉकडाउन की वजह से कई सारी कंपनियों ने आज सभी एम्प्लॉइज को घर से कार्य करने की सुविधा प्रदान करी है। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है कर्मचारियों के काम करने के तरीके के तौर पर। हम जानते हैं कि न केवल सॉफ्टवेयर सेक्टर बल्कि तमाम जो वित्तीय सेवाएं हैं और इसके अलावा तमाम वो सेक्टर भी जहां पर एक तरह से देखें तो वर्क फ्रॉम होम का कोई कल्चर नहीं था, वो अब वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ रहे हैं। और न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि नियोक्ता के लिए भी ये एक बेहतर रास्ता साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग इलाकों में लोग जनसेवा के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कुछ समाजसेवी लोगों ने अस्पतालों में खून की कमी ना हो इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और ब्लड अपना डोनेट करके इस मुहिम को, इस लड़ाई को और तेजी प्रदान की। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच वैसे तो समाज के कई लोग जन सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। कोई भोजन बांट रहा है तो कोई मास्क। लेकिन दिल्ली के रोहिणी में अग्र केसरी महाकुटुंब अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट ने रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। मेरा रक्त मेरे भारतवासियों के लिए ऐसा उद्देश्य लेकर संस्था ने एक कार्यक्रम किया है जो पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक महामारी जो फैली है, जानलेवा महामारी है, हमारे भारतवर्ष में हम किसी की मदद कर सके ये हमारा सौभाग्य है। उसी कड़ी में हमने ये कदम उठाते हुए कार्य किया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के कारण अस्पतालों में खून की भारी कमी हो रही है। इसी सिलसिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने समाज सेवी संस्थाओं से आगे आकर रक्तदान की अपील की थी। हालांकि आरएमएल की तरफ से कहा गया था कि अगर 12-15 यूनिट जितनी भी यूनिट ब्लड की मिल जाएंगी उतनी ही काफ़ी हैं, कम से कम काम चलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि एक यूनिट से 3 से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पर हमारी संस्था के लोगों में इतने ज़्यादा उत्साह था कि अभी तक 25 यूनिट हो चुके हैं और लगातार लोग वेटिंग में हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। लॉकडाउन के बीच जागरूक लोगों द्वारा किए जा रहे रक्तदान से न केवल जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी रक्तदान महादान के इस पुनीत कार्य से राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए देखते हैं कि बच्चे घर पर रहकर कोरोना को लेकर देशवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं।
तो आपने देखा हमारी बाल सेना का ये संदेश। तो हाथों को नियमित रूप से साबुन से धुलते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।